बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू महियुद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। और आज हम केमिस्ट्री एमडीकैट यूएचएस लेक्चर नंबर 15 यूनिट 3 का हिस्सा आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। स्टार्ट विद आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट्स, हम इसको IE और IP से भी रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन के लिए हम एक MCQ लिखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। X2 gaseous converted into X2 plus 1 gaseous plus 1 electron. X gaseous converted into X1 gaseous 1 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, मैं इनकी एनर्जी लेवल बाद में लिखता हूं, पहले रिलेशंस लिख लूं। X लिक्विड प्लस 1 गैसियस 1 इलेक्ट्रॉन। X गैसियस प्लस 1 gaseous, it is actually plus 2 gaseous plus 2 electron. X gaseous into X plus 1 gaseous 1 electron plus delta H minus delta H plus delta H प्लस डेल्टा H एंड प्लस डेल्टा H। स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन लिखा हमने और क्वेश्चन ये है विच इज करेक्टली रिलेटेड विद द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ये रिलेशनशिप्स लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम to form cation. It is called as ionization energy or ionization potential. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन में देखिए, X2 एटम तो नहीं हो सकता, ये तो मॉलिक्यूल हो सकता है, तो ये नहीं सिलेक्ट करेंगे। बीटा ऑप्शन देखिए, X गैसियस एटम है, उससे प्लस 1 गैसियस एटम बना, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, नेगेटिव डेल्टा H। स्टूडेंट्स, नेगेटिव डेल्टा H इज एनर्जी रिलीज्ड और डेफिनेशन क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। चार्ली देखें, X लिक्विड और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो स्टूडेंट्स अब लिक्विड से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन लूज करना बड़ा मुश्किल काम है और बाय द डेफिनेशन हमने गैस से इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो ये भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। X गैसियस X पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हुआ। स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम लूज हुए। स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम लूज नहीं हो सकते, 1 बाय 1 लूज होते हैं और ये आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को कवर नहीं कर रहा। X गैसियस X पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। स्टूडेंट्स, ये जो आखिरी ऑप्शन है ये डेफिनेशन को कवर कर रही है। इट इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड MCQ हम इसके यूनिट्स के लिए पूछते हैं। व्हाट यूनिट्स are discussed
with ionization potential. Kilojoules per mole beta, electron volts Charlie, calories per mole and delta, all of these. Students, kilojoules per mole, electron volt, calories per mole and all of these. Students, सारे यूनिट्स यूज किए जा सकते हैं. All units can be used for ionization energy. Option is delta. इसकी मेजरमेंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगी और उसको बाद में किलोजोल पर मोल में कन्वर्ट किया जा सकता है. एंड इट इज इजी टू कन्वर्ट किलोजोल पर मोल इनटू कैलोरीज पर मोल और किलो कैलोरीज पर मोल. ऑल यूनिट्स कैन बी अप्लाइड ओवर आयोनाइजेशन एनर्जी. स्टूडेंट्स, अब हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ कौन से फैक्टर्स रिलेटेड हैं. फैक्टर्स. आयोनाइजेशन एनर्जी is directly proportional with effective nuclear charge. स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर चार्ज क्या है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये दो बातें बहुत जरूरी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एफएससी की बुक ने न्यूक्लियर चार्ज का वर्ड यूज किया है और हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज अ प्रॉपर टर्म, हम वो यूज कर रहे हैं. न्यूक्लियर चार्ज is equal to protons. Number of protons present inside nucleus is called as nuclear charge. और स्टूडेंट्स, जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो उसका मतलब है न्यूक्लियर अट्रैक्शन. न्यूक्लियर अट्रैक्शन. और मैं इसमें आपको डिफरेंशिएट करवा दूं कि लेफ्ट टू राइट प्रोटॉन एटॉमिक नंबर बढ़ता है तब भी बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इन अ ग्रुप भी बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज फिर भी बढ़ता है. तो स्टूडेंट्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सक्सेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं. टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज कम होता, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है क्योंकि शेल्स बढ़ रहे होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं. तो उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो टॉप टू बॉटम कम हो रही होती है. तो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंशिएट करवाना जरूरी है जो मैंने आपको बता दिया. Second is inversely proportional to shielding effect. Ionization energy is inversely proportional to shielding effect. Shielding effect बढ़ेगा तो ionization energy या potential कम होगी. Students, third one is ionization energy is inversely proportional with radius. Inversely proportional with radius. And last one is nature of orbital. Nature of orbital. और इसमें S, P, D और F का डिक्रीजिंग ऑर्डर है. स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन पेनिट्रेशन इफेक्ट. पेनिट्रेशन इफेक्ट. क्लोज टू न्यूक्लियस more attraction.
ये हम इलेक्ट्रॉन के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लोज टू न्यूक्लियस होगा उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो जिसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, सो इट्स आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर हायर। तो S करीब है, सिमेट्रिकल है, P उससे दूर है और थोड़ा स्कैटर्ड है, D फर्दर डिफ्यूज्ड एंड स्कैटर्ड है, एंड F इज मच मोर स्कैटर्ड एंड डिफ्यूज्ड एज कंपेयर टू द अदर्स। तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कम होता जा रहा है लेफ्ट टू राइट जो ऑर्डर लिखा हुआ है उसमें, और आयनाइजेशन एनर्जी भी उसी लिहाज से कम होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स ये हमने इसके फैक्टर्स की बात कर दी। अब हम इसके ग्रुप और पीरियड ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड इन ग्रुप मीन टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आएगी। स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम साइज को क्या होगा, शेल इंक्रीज सो रेडियस इंक्रीज। नंबर 2 इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। स्टूडेंट्स इनर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। और जब शेल बढ़ता है तो एक शेल ऊपर आ गया, बाकी जो पहले वैलेंस था अब वो वैलेंस नहीं रहा, अब वो इनर बन गया। तो इनर के इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़े तो उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। नंबर 3 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर charge means nuclear force of attraction decrease, so due to all these factors ionization energy values decrease in group, decrease in group। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ट्रेंड इन पीरियड की। ट्रेंड in period from left to right, trend in period shall same and radius decrease when we move from left to right in periodic table, radius decrease। Number 2 shielding effect constant in second and third period। स्टूडेंट्स सेकेंड और थर्ड पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज वन बाय वन एज एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग, बट इनर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। एंड व्हाट हैपन्स टू द फोर्थ पीरियड? स्टूडेंट्स वहां पर जाके शील्डिंग इफेक्ट चेंज होता है, लेकिन हम वहां तक ये डिस्कस ही नहीं कर रहे। मैं आपको ये आइडिया दे देता हूं कि कैसे शील्डिंग इफेक्ट फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में एंड ऑनवर्ड चेंज हो सकता है। इनर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, मैं ये आपको आइडिया देता हूं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया है, उसका भी एक पॉइंट यहां पर आ जाएगा, लेकिन इसको हम खत्म कर लें फिर उस पर बात करते हैं। Effective nuclear charge increase, and due to all these factors
आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। स्टूडेंट्स अब ये बात समझें कि कैसे जो इनर फिलिंग होती है और उससे पीरियड नंबर 4 में चेंज आ सकती है। स्टूडेंट्स, इट इज शेल नंबर 1 एंड इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट इज शेल नंबर 2 एंड इट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 8 के बाद स्टूडेंट्स ये 10 इलेक्ट्रॉन बन गए। सोडियम में 11वां इलेक्ट्रॉन कहा जाता है पीरियड नंबर 3 में। तो हम इस वक्त स्पेसिफिकली सोडियम की तो बात नहीं कर रहे, हम तो शेल्स की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएं तो इट बिकम्स आर्गॉन 18। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप शेल नंबर 4 की बात करें। हमने 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी स्टूडेंट्स। जब आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैल्शियम, इट इज 4s2। स्टूडेंट्स, अगर स्कैंडियम हो, अब ये बात आप नोट करें, अगर स्कैंडियम हो तो उसका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3D में। 3D में, और 3D स्टूडेंट्स किस में है? थर्ड शेल में। यानी वैलेंस कौन है? 4th, और स्कैंडियम के लिए इलेक्ट्रॉन कहां गया? 3D में। तो इनसाइड फिलिंग हो रही है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्टूडेंट्स, आप स्कैंडियम से शुरू करें और जिंक तक जाएं, एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस में फिल होने की बजाय, वैलेंस इज 4s, 3D में फिल हो रहे हैं। दैट इज पेनल्टीमेट शेल, दैट इज सेकेंड लास्ट शेल एंड इनर शेल। तो जब इनर में फिलिंग होती है तो तब शील्डिंग इफेक्ट चेंज होता है। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना चाहिए, और डी चूंकि एक पुअर शील्डर है, वो स्कैटर्ड है, तो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ता। तो हम ये पॉइंट जो कह रहे थे, शील्डिंग इफेक्ट इज कांस्टेंट इन पीरियड फ्रॉम इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड। तो स्टूडेंट्स, ये बात हमने थ्रू दिस डायग्राम एक्सप्लेन कर ली है कि कैसे वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जब थर्ड पीरियड तक आप फिलिंग करते हैं तो वैलेंस में फिलिंग कर रहे होते हैं। अप टू 8 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन तक थर्ड पीरियड फिल हो रहा होता है। उसके बाद जब आप 4th पे जाते हैं तो 4s फिल होने के बाद 3D आ जाता है। 3D अगेन शेल नंबर 3 है, इनसाइड फिलिंग होती है, उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट में चेंज आती है। तो ये मैंने आपको ट्रेंड इन पीरियड और ट्रेंड इन ग्रुप्स बता दिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम इससे भी आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं इसके रिलेटेड एबनॉर्मैलिटीज, और फिर हम इसके बाद इसके रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एबनॉर्मैलिटीज, एबनॉर्मल बिहेवियर कह लें। स्टूडेंट्स, एक बात आपने ऊपर भी नोट की होगी कि हमने वहां पर नेचर ऑफ ऑर्बिटल की बात नहीं की। स्टूडेंट्स, वो मैं आपको क्वेश्चंस में बता दूंगा, लेकिन हिंट ये है, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप नेचर ऑफ ऑर्बिटल चेंज नहीं होती। लाइक ग्रुप 1 में तो उन सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा होता है। 2a सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन वो भी एस में जा रहा होता है क्योंकि वो एस ब्लॉक है, और पी ब्लॉक के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी में जा रहे होते हैं। तो टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप जो है वो पेनिट्रेशन इफेक्ट और नेचर ऑफ ऑर्बिटल का फैक्टर जनरली डिस्कस नहीं हो रहा होता। इन पीरियड
ये डिस्कस होता है तो वो एबनॉर्मेलिटीज में हम डिस्कस कर लेंगे। एबनॉर्मल बिहेवियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 2A, ग्रुप नंबर 3A, ग्रुप नंबर 4A, 5A, 6A एंड 7, 8A। स्टूडेंट्स ये हमने ग्रुप लिख दिए 1A to 8A। स्टूडेंट्स इसमें जो ग्रुप 2A है इट इज ग्रेटर देन ग्रुप नंबर 3A एंड ग्रुप नंबर 5A इज ग्रेटर देन ग्रुप नंबर 6A। स्टूडेंट्स जनरल बिहेवियर क्या है? लेफ्ट टू राइट ionization energy value increase, but there are two abnormalities. Group 2A is greater than group 3A and group 5A is greater than group number 6A। हम ये एक्सप्लेन भी करेंगे कि ऐसा क्यों है। स्टूडेंट्स अगर ग्रुप 2A की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए 2A तो ये होगा NS2 और ग्रुप 3A की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो इट वुड बी NS2 NP1। तो स्टूडेंट्स आप दो चीजों पे गौर करें, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? S से, और इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला जाएगा? 3A में P से। तो वी नो दैट S इज ग्रेटर than P for ionization energies। तो स्टूडेंट्स व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कभी कभी आपको चेंज ऑफ ऑर्बिटल नजर आती है, इन 2A एंड 3A नजर आती है और बाकियों में हमको ये नजर नहीं आती। तो स्टूडेंट्स एक ये भी बात आप समझ लें, एक है स्टेबिलिटी रूल। स्टूडेंट्स जो ग्रुप 2A है इसमें NS2 is completely filled, NS2 is completely filled। जो completely filled हो वो ज्यादा स्टेबल होता है और ज्यादा स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है। स्टूडेंट्स आप उधर देखें तो NS2 NP1 स्टूडेंट्स इसमें completely filled भी नहीं है और P हाफ फिल्ड भी नहीं है। तो कंप्लीटली फिल्ड भी ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड भी ज्यादा स्टेबल होता है। सो यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है बिकॉज इट इज अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाइड्रोजन इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज एक्सप्लेन हो गई। स्टूडेंट्स अब हम ग्रुप नंबर 5A और ग्रुप नंबर 6A को एक्सप्लेन करते हैं। ग्रुप नंबर 5A NS2 NP3 ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है और ग्रुप नंबर 6A में NS2 NP4 जनरल कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट सारे एलिमेंट्स की। तो अब देखें हमने 3P से NP से निकालना है और NP4 से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो स्टूडेंट्स अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये NP2 रह जाएगा, इससे निकालेंगे तो ये NP3 हो जाएगा। तो एक चीज ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे नेचर ऑफ ऑर्बिटल में चेंज नहीं है और दूसरी बात ये कि जो NP3 है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और NP4 स्टेबल नहीं है। NP3 हाफ फिल्ड P है और NP4 ना तो हाफ है ना ही कंप्लीट है। स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद NP2 अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा और NP3 मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। जो लूज करने के बाद मोर स्टेबल हो स्टूडेंट्स वो जल्दी लूज कर देगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और 5A की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टेबल। तो हमने स्टूडेंट्स ये चीजें डिस्कस कर ली हैं एबनॉर्मेलिटीज के साथ।
अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की और फिर क्वेश्चंस की। एप्लीकेशंस, स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस में एक तो पहला है इंडेक्स ऑफ मेटालिक करैक्टर। इंडेक्स ऑफ मेटालिक करैक्टर। इंडेक्स ऑफ मेटालिक करैक्टर स्टूडेंट्स इसको आप तीन तरह से डिस्कस कर सकते हैं। वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी is related with non-metals। अगर very low value of ionization energy हो, that is related with metals। स्टूडेंट्स अगर moderate value हो तो वो सेमी मेटल्स के साथ रिलेटेड है। तो फर्स्ट पॉइंट वाज इंडेक्स ऑफ मेटालिक करैक्टर। स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी and stability is inversely proportional to reactivity। और स्टूडेंट्स ये आइडिया मेनली रिलेट करता है विद मेटल्स। जिस मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो कम स्टेबल है, यानी जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि मेटल्स रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मोस्ट प्रोबेबली दे फॉर्म केटाइंस। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है तो फिर रिएक्टिविटी भी कम है, उसकी फिर स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी आर इनवर्स। स्टूडेंट्स इसके बाद अब आप एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है आइडिया अबाउट देयर वैलेंसी। वैलेंसी, और ये कैसे पता चलेगा? बिग गैप ऑफ एनर्जी बिटवीन कंसेक्यूटिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। स्टूडेंट्स आप जब 1 by 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बिकम हायर एंड हायर, लाइक फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी is lesser, second ionization energy is higher, third is even higher and so on। जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते रहते हैं कंटिन्यूसली तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। स्टूडेंट्स जहां पर बहुत बड़ा गैप नजर आएगा वहां से आप समझेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूवेबल नहीं है, यानी उसमें फिर शेल नंबर चेंज हो गया है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए फिर हम एमसीक्यू लिखते हैं। अब हमें ये सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे, हम एमसीक्यूज लिखते हैं। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी और मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी इज फॉर। स्टूडेंट्स हम इसके ऑप्शन लिखते हैं, हीलियम, बीटा, हाइड्रोजन, चार्ली, बेरिलियम एंड डेल्टा, लिथियम। स्टूडेंट्स बताएं किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। स्टूडेंट्स हम इसको पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। इट इज वेरी इजी टू प्रेडिक्ट। अगर आप पीरियोडिक टेबल को मेंशन कर लें, लाइक हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद यहाँ पे बेरिलियम,
और एक्सट्रीम राइट साइड पे यहाँ पे जाके हीलियम। तो टॉप टू बॉटम स्टूडेंट्स कम होती है, तो हाइड्रोजन शेल नंबर 1 है, लिथियम और बेरिलियम शेल नंबर 2 है, तो नीचे वैल्यू कम होगी। और राइट पे जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ती है। सो मैक्सिमम एनर्जी इज फॉर हीलियम। पीरियोडिक टेबल में भी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसके साथ रिलेटेड है? हीलियम के साथ रिलेटेड है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन वही है, ऑप्शंस चेंज कर रहे हैं। एल्यूमिनियम, बीटा, फॉस्फोरस, चार्ली, सिलिकॉन एंड डेल्टा इज मैग्नीशियम। मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी इज फॉर। स्टूडेंट्स इनको भी आप देखें, मैग्नीशियम, उसके बाद पीरियड में एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन और उसके बाद फास्फोरस। ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5A। तो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है अप टू 5A, बट magnesium is greater than aluminium here. So maximum is for option beta, that is phosphorus. Again students question वही है, बोरोन, कार्बन, चार्ली, नाइट्रोजन एंड डेल्टा ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स अब किसकी मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी है? तो यही पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, 5A एंड ग्रुप 6A। स्टूडेंट्स एबनॉर्मेलिटी क्या है? 5A इज ग्रेटर देन ग्रुप नंबर 6A। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी? नाइट्रोजन की। क्यों? ये हम एक्सप्लेन करके आए हैं ऊपर। अब बात करते हैं मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स एक दो क्वेश्चन और लिख लें मैक्सिमम के लिए, ताकि एक दो आइडिया और क्लियर हो जाए, फिर हम मिनिमम की भी बात करेंगे। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इज फॉर, अब हम लेकर आ रहे हैं और ऑप्शंस। कार्बन, नाइट्रोजन, चार्ली, ऑक्सीजन एंड डेल्टा, नियोन। तो अब मैक्सिमम कौन है स्टूडेंट्स? अब ऑप्शन डेल्टा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। 4A, 5A, 6A एंड देन 7A यहां पे मिसिंग है, तो 8A नियोन, वो ज्यादा है। अगेन लिख रहे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब सबसे ज्यादा कौन है स्टूडेंट्स? अब भी सबसे ज्यादा नियोन है, क्योंकि 5A, 6A, 7A एंड 8A। स्टूडेंट्स अगर हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाएं तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियोन। स्टूडेंट्स आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस भी नजर आ सकते हैं। हमने एमसीक्यू लिखे, 5 टाइप लिखी और क्वेश्चन एक ही था कि मैक्सिमम वैल्यू बताएं। स्टूडेंट्स अब मिनिमम वैल्यू पे आ जाए। मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी इज फॉर डैश। इट इज लिथियम, बीटा, बेरिलियम, चार्ली, बोरॉन, डेल्टा, कार्बन। स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा इन अ पीरियड दैट इज मिनिमम वैल्यू। सो योर मिनिमम ऑप्शन इज ऑप्शन लिथियम। स्टूडेंट्स इसी को लिखते हैं बेरिलियम, बीटा, बोरॉन, चार्ली, कार्बन एंड डेल्टा, नाइट्रोजन। अगेन क्वेश्चन इज मिनिमम वैल्यू क्या है? तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें, पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 2A,
3a, 4a and 5a. Students, group 2a is greater than group number 3a and 4a is even greater and 5a is even greater. तो फिर सबसे कम कौन आ रहा है इसमें? ऑप्शन बीटा, बोरॉन. स्टूडेंट्स, ये जो एबनॉर्मेलिटीज हैं इनके क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और इनके ग्रुप नंबर्स को आपने क्विकली पिक कर लेना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है. इसमें अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाएंगे तो बोरॉन सबसे कम, उससे ज्यादा बेरिलियम क्योंकि ये एबनॉर्मेलिटी थी. ग्रुप नंबर 4a फिर कार्बन के लिए और ग्रुप नंबर 5a नाइट्रोजन के लिए. तो स्टूडेंट्स, ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है. तो ये मैंने आपको इसके ट्रिक क्वेश्चंस बता दिए हैं. अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो एक्सेप्शनल आयनाइजेशन पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो exceptional ionization potential or ionization energy. First one is 3s1 3s2, option beta. 2s1 2s2, Charlie. 3d1 3d2 and delta is 3p3 and 2p4. स्टूडेंट्स, ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की है ये किसी एक चीज की नहीं है, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स की है. यानी आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं. स्टूडेंट्स, अब आप ये ऑब्जर्व करें कि आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है और आखिरी में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज ग्रुप 1a एंड 2a. 1a और 2a में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है. ऑप्शन बीटा देखें, 2s1 2s2. स्टूडेंट्स, ये भी ग्रुप 1a और ग्रुप नंबर 2a है. 3d1 एंड 3d2. स्टूडेंट्स, ये तो ट्रांजिशन आ गई, हम तो नॉर्मल की बात कर रहे थे. ये तो p ब्लॉक नहीं है, इसमें भी नहीं है. और स्टूडेंट्स आप देखें 3p3 एंड 3p4. स्टूडेंट्स, 3p3 एंड 3p4 ns2 np3, ये ग्रुप नंबर 5a की कॉन्फ़िगरेशन होती है. ns2 np3 और स्टूडेंट्स 4p4 है तो ये ns2 np4 होगा. तो ये ग्रुप नंबर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? ये ग्रुप नंबर हो गया 6a. और 5a और 6a में एक्सेप्शन मौजूद है, ये हम पहले भी बता चुके हैं. ये हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में पूछा था कि इस तरह से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. स्टूडेंट्स, अब हम लिख रहे हैं एक क्वेश्चन. सपोज्ड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज गिवन, identify element. स्टूडेंट्स, हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि वैलेंसी के साथ इसका क्या ताल्लुक है. इट इज 100 वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू 2 is 300 electron volt. Ionization potential value 3 is 900
electron volt, and last one is ionization potential 4 is 3300 electron volt. Ionization potential 5 is 3900 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स हमने 5 आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज लिख ली हैं। हम गेस करें कि ये एलिमेंट कौन सा है। इट कैन बी एल्यूमिनियम, इट मे बी सोडियम, इट मे बी मैग्नीशियम, एंड चार्ली इट मे बी सिलिकॉन। स्टूडेंट्स अब आप इस बात को समझें कि कैसे पता चलेगा। स्टूडेंट्स जब आयनाइजेशन पोटेंशियल का गैप सबसे बड़ा होगा, पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। 100 से 300 200 का गैप है, 300 से 900 600 का गैप है। स्टूडेंट्स 900 से 3300 ये 2400 का गैप है। और स्टूडेंट्स यहां से आगे चलें तो 600 का गैप है। तो सबसे बड़ा गैप कहां पे आया? आयनाइजेशन पोटेंशियल 3 और आयनाइजेशन पोटेंशियल 4 में। इसका मतलब यह है कि जब सबसे बड़ा गैप आए तो वहां पे वैलेंस शेल खत्म हो चुका होता है, इनर से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। स्टूडेंट्स पहला आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 निकल गया, दूसरा 2 निकल गए, तीसरा 3 निकल गए और चौथे की वैल्यू बहुत बड़ी आई। इसका मतलब है 3 निकलने से शेल खत्म हो चुका था। अब उससे नीचे वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है जो कि बहुत मुश्किल होगा। शेल खत्म हो चुका, इट मींस उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आपको आइडिया मिल गया। तो इसमें 3 और 4 में बड़ा गैप है, मतलब चौथा जो है वो लोअर शेल से निकलता है। तो वैलेंस में कितने हुए स्टूडेंट्स? 3 हुए। तो किसके वैलेंस में 3 है? एल्यूमिनियम के वैलेंस में 3 है। सो ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैलेंसी। जहां पे सबसे बड़ा नजर आएगा हमें एनर्जी गैप, वहां पर आप रुक जाएं, इस उससे पिछली वैल्यू को ले लें। यानी फोर्थ वैल्यू सबसे बड़ी आपको गैप दे रही थी, तो आप फोर्थ को इग्नोर करके थर्ड ले लें, यानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और आपको यह पता चल गया कि वो एलिमेंट कौन सा है। स्टूडेंट्स अब एक ट्रिकी क्वेश्चन है। हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज फॉर, ऑप्शन इज ऑक्सीजन, बीटा, कार्बन, चार्ली, नाइट्रोजन एंड डेल्टा, ऑल सेम। स्टूडेंट्स हमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस पता होनी चाहिए। इट इज 2s2 2p4, इट इज 2s2 and 2p2, it is 2s2 and 2p3। स्टूडेंट्स अब हम इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो इट इज 2s2 2p3, 2s2 2p1, 2s2 and 2p2। ये सब में आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हुई। स्टूडेंट्स अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में देखें, यहां पर P से निकालना है, यहां पर भी P से निकालना है, यहां पर भी P से निकालना है, लेकिन यहां पर P स्टेबल नहीं है, यहां पर भी P स्टेबल नहीं है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहां पर अब P ऑर्बिटल जो है वो सब शेल जो है वो स्टेबल बन गया 3p3, तो स्टेबल से निकालना मुश्किल है। सो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज हाईएस्ट फॉर ऑक्सीजन इन दीज ऑप्शंस। स्टूडेंट्स हमने आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्वेश्चंस लिखे और हमने उनको डिस्कस भी किया। अब हम इससे आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आयनाइजेशन एनर्जी में आपके लिए क्वेश्चन लिखा, उसी तरह की एक आपके सामने इक्वेशन लिख देता हूं। गैसियस एटम, उससे आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, it become -1 gaseous. Amount of energy released when one electron is added to an isolated gaseous atom in valence shell, it is called as electron affinity, और हम इसको EA से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्टूडेंट्स, अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। इट इज different than ionization energy but pretty much similarity is there। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स 3 फैक्टर्स यहां पर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is directly proportional to effective nuclear charge. Electron affinity is inversely proportional to shielding effect, and electron affinity is inversely proportional to radius. Students, आयनाइजेशन एनर्जी में हमने एक चौथा फैक्टर भी पढ़ा था जो यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए यही 3 फैक्टर काफी है। स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लिखते हैं। क्लोरीन गैस, यू ट्राई टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन, it add 1 electron and become chlorine negative, and its energy is 349 kilojoules per mole, kilojoules per mole. Students, electron affinity, affinity mean attraction, love for electron, attraction for electron, यानी किसी एलिमेंट में कितना चांस है कि वो अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले। स्टूडेंट्स, ये हमने इसको लिख दिया। अगेन ये किलो जूल्स पर मोल, ये किलो कैलोरीज या कैलोरीज पर मोल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में डिस्कस हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये इसके तीनों यूनिट्स हैं एज इन आयनाइजेशन एनर्जी। यहां पर भी सिमिलैरिटी है। स्टूडेंट्स, इसको अगर आप लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम डिस्कस करें, अगेन ग्रुप, ट्रेंड, तो इसमें हम वही 4 बातें कर देंगे कि रेडियस बढ़ता है क्योंकि टॉप टू बॉटम शेल इंक्रीज हो जाते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर चार्ज नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज तो इधर भी बढ़ता ही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन अट्रैक्शन। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज करती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद पीरियड, periodic trend mean trend in period। तो स्टूडेंट्स, यहां पे रेडियस डिक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड, और हम डिस्कस भी ये वैल्यू सिर्फ इन्हीं के लिए कर रहे हैं। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एबनॉर्मेलिटीज की बात करते हैं। abnormal
बिहेवियर। स्टूडेंट्स इसमें हम ग्रुप नंबर लिखें 1A 2A 3A 4A 5A ग्रुप 6A 7A 8A। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये नॉर्मेलिटी नजर आएगी, ग्रुप 1A इज ग्रेटर देन 2A। स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी में ये 2 और 3 में थी, इसको एक नंबर पीछे ले आए, 1 और 2 में हो गई। आयनाइजेशन एनर्जी में 5 6 में थी, यहां पर 4A और 5A में आ गई। और स्टूडेंट्स एक एबनॉर्मेलिटी ग्रुप नंबर 8A में आ गई। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। 1A is NS1, 2A is NS2। स्टूडेंट्स जब आप 1A में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहां पर कैपेसिटी है कि S में इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लिया जाए, लेकिन NS2 यानी 2A में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो वो तो पहले ही स्टेबल है, कंप्लीट है, NS2 है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना बड़ा मुश्किल काम है। ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने को फेवर नहीं करता। इट मींस कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और 1A की ज्यादा है, क्योंकि वहां पर कैपेसिटी मौजूद है इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की। ग्रुप नंबर 4A इज NS2 NP2 और ग्रुप नंबर 5A इज NS2 एंड NP3। स्टूडेंट्स अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये P3 बन जाएगा जो कि स्टेबल हो जाएगा, और अगर NP3 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल होने के लिए जो है, अनस्टेबल होने के चांस कम होते हैं, एटम स्टेबलाइज्ड होना चाहते हैं, तो ग्रुप 4A इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज्यादा रखता है as compared to group number 5A, because after absorbing one electron they become stable electronic configuration. So 4A is greater in electron affinity than group number 5A। और स्टूडेंट्स अब हम ग्रुप 8A की बात करें। ग्रुप 8A वो NS2 और NP6 है। इट इज ऑक्टेट। ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीट, सो ये इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करता। नॉर्मली इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करता, इसका तो पहले ही वैलेंस शेल कंप्लीट है। सो ये एक एबनॉर्मेलिटी आपको नजर आ गई, 3 एबनॉर्मेलिटीज। और स्टूडेंट्स एक एबनॉर्मेलिटी और है जो हम क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फॉर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड डेल्टा पोटाशियम। स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप कम होती है तो मैक्सिमम इज फॉर टॉप मेंबर। अगेन हाइड्रोजन बीटा, हीलियम चार्ली, पोटाशियम एंड डेल्टा सोडियम। अब मैक्सिमम किसकी है स्टूडेंट्स, ये देखें, हाइड्रोजन और इस तरफ हीलियम, फिर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, यानी हाइड्रोजन ज्यादा है सोडियम और पोटाशियम से। और स्टूडेंट्स हाइड्रोजन हीलियम से भी ज्यादा है, क्योंकि हीलियम नोबल गैस है। ग्रुप 8A इनमें हीलियम में डुप्लेट कंप्लीट है और बाकियों में ऑक्टेट कंप्लीट है। सो मैक्सिमम अगेन इज हाइड्रोजन। लेफ्ट टू राइट वाला यहां पर अप्लाई नहीं होना, क्योंकि हीलियम के लिए एक्सेप्शन है। ग्रुप 8A के मेंबर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते नॉर्मली। अब देखते हैं बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन। मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? अगेन क्वेश्चन मैक्सिमम का है स्टूडेंट्स। मैक्सिमम वैल्यू इज फॉर नाइट्रोजन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ये बढ़ रही है। नॉट नाइट्रोजन स्टूडेंट्स, नॉट नाइट्रोजन। वाई? नाइट्रोजन is group number 5, nitrogen is group number 5 and carbon is group number 4, so 4a is greater than group number 5a। उसको ऊपर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज is for option alpha is minimum electron affinity values lithium beta, beryllium charlie, boron and delta is carbon। तो स्टूडेंट्स ग्रुप 1a इज ग्रेटर देन ग्रुप नंबर 2a, तो ये एबनॉर्मेलिटी का क्वेश्चन हो गया। लिथियम इज 1a एंड बेरिलियम इज 2a, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन इज मिनिमम वैल्यू फॉर बेरिलियम। सेकंड क्वेश्चन इज फ्लोरीन बीटा, क्लोरीन चार्ली, ब्रोमीन एंड डेल्टा आयोडीन। Minimum value of ionization electron affinity is 4। स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम ये वैल्यू कम होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, लेकिन ये ट्रेंड यहां पर ग्रुप नंबर 7a में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में फॉलो होता है। स्टूडेंट्स फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, क्लोरीन उससे ज्यादा है, तो मिनिमम वैल्यू किसके लिए होगी स्टूडेंट्स? मिनिमम वैल्यू हुई आयोडीन के लिए। लेकिन अगर यहां पर मैक्सिमम का क्वेश्चन पूछा जाता कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, तो स्टूडेंट्स ये भी एक एबनॉर्मेलिटी होती। अब ये समझें कि इसका ऑर्डर लिखता हूं, आयोडीन सबसे कम है, उसके बाद फ्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है और उसके बाद क्लोरीन है। स्टूडेंट्स ब्रोमीन बी फ्लोरीन से ज्यादा है, टॉप टू बॉटम कम हो रही है, लेकिन ये ट्रेंड किससे फॉलो होता है? क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन पर। फ्लोरीन स्टूडेंट्स ये जो क्लोरीन है ये -349 है, जो ब्रोमीन है -325 है और फ्लोरीन -322 है। तो स्टूडेंट्स ये माइनस वैल्यू को यूं ना समझें कि ये नेगेटिव है, तो जो बड़ा नंबर है नेगेटिव में वो छोटा होगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये नेगेटिव वैल्यू एनर्जी रिलीज को जाहिर कर रही है। सबसे ज्यादा वैल्यू क्लोरीन की, ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की और सबसे कम वैल्यू आयोडीन की। तो स्टूडेंट्स ये ट्रेंड्स के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दें। अब अगेन क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू इज फॉर ऑक्सीजन बीटा, सल्फर चार्ली, सेलेनियम डेल्टा इज टेलोरियम। मिनिमम वैल्यू किसकी है? डेफिनेटली आप टेलोरियम सोच रहे हैं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन इज मिनिमम इन इट्स ग्रुप। स्टूडेंट इसकी और फ्लोरीन की कम होने की वजह दोनों की एक ही है। अब ये देखें कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज है और 7 इलेक्ट्रॉन है। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अगर आप इसके साथ कंपेयर करें क्लोरीन को, तो क्लोरीन में भी वैलेंस में 7 है। लार्ज साइज, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और स्टूडेंट्स मैं फ्लोरीन के लिए एक पॉइंट लिखने लगा हूं, रिपेल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो
इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको थोड़ा रिपेल कर देती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस में 7 है, क्लोरीन के भी वैलेंस में 7 है, लेकिन वो एक बड़े एरिया में है। छोटे एरिया में उसकी इलेक्ट्रॉनिक शीथ बड़ी स्ट्रांग होगी और वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। सो नेट अट्रैक्टिव फोर्स फॉर फ्लोरीन कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन का स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसी वजह से वो अपने पूरे ग्रुप में एबनॉर्मैलिटीज शो करती है। स्टूडेंट्स अब आखिरी क्वेश्चन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर एलिमेंट X is, for element X is electron affinity 1, electron affinity 2, electron affinity 3 and delta all same. Students, guess what? ऑप्शन चार्ली? नो, इट इज ऑप्शन अल्फा। स्टूडेंट्स जब किसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, लाइक दिस, x add 1 electron, it become negatively charged, and when you try a second electron it is repelled by that ion, so इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम हो जाएगी और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू उससे भी कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो उसकी सलाहियत है वो कम हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन आपको अगेंस्ट द रिपल्शन ऐड करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स यही वजह है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू नेगेटिव होती है और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू पॉजिटिव होती है, एंड सो ऑन, बाकी सारी पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो तो रिपल्शन होती है, और अगर आपने फिर भी अगेंस्ट द रिपल्शन जबरदस्ती ऐड करना हो तो एक्सटर्नल एनर्जी इज नीडेड एंड एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, सो इट्स डेल्टा एच वैल्यू बिकम पॉजिटिव। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज नेगेटिव एंड ऑल अदर्स आर पॉजिटिव। स्टूडेंट्स दो केसेस हैं जहां पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू भी पॉजिटिव हो सकती है। नंबर 1 इज ग्रुप नंबर 8A and group number 2A. Students, for example 8A complete shell, आप नोबल गैसेस लिख सकते हैं। ग्रुप 2A is magnesium, calcium, beryllium and other elements. Complete S subshell, इनकी EA फर्स्ट इज वैल्यू इज पॉजिटिव वैल्यू। वाई? हमें अगेंस्ट रिपल्शन ऐड करना पड़ता है, अगेंस्ट रिपल्शन ऐड करना पड़ता है और उसकी वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, नॉट रिलीज्ड। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 2A इज पॉजिटिव and first electron affinity of group 8A is again positive. Generally 8A में ऐड ही नहीं होता, हम जनरली उसको जीरो समझते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी उसमें ऐड करें तो स्टूडेंट्स फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी। तो ये मैंने आपको बहुत सारी नॉर्मेलिटीज भी बता दी हैं। आई होप सो कि आपने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टॉपिक को, बहुत सारी ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं इनको अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। स्टूडेंट्स इन एबनॉर्मेलिटीज़ का बहुत अच्छे से इनको देख लें, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आई होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। स्टूडेंट्स अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।